अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पहला पार्ट देख लिया है। अगर नहीं तो इसे यहीं पॉज करके इसके पिछले पार्ट को जरूर देखें, जिसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, वरना ये पूरी वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। पिछले पार्ट में हमने देखा कि मूवी फ्लैशबैक में मुड़ जाती है, जहाँ एल्डर एडवर्ड आइवी को उनके खुफिया शेड की तरफ ले जाते हैं और आइवी का हाथ किसी जानलेवा नाखून पर पड़ने पर मूवी का पहला क्लाइमेक्स रिवील होता है, क्योंकि वो क्रीचर की तरह दिखने वाला पोशाक निकलता है। वो रिवील करते हैं कि अब तक उसने जो भी कहानियां सुनी क्रीचर के बारे में, वो सब एक छल था उन्हें टाउन से दूर रखने के लिए। हालांकि मिथ्स के अनुसार क्रीचर एग्जिस्ट करता था, जो उन्होंने किसी इतिहास में सीखा था जब वो टाउन में पढ़ाया करते थे। वो जंगलों से रोने और भूतिया चीख की आवाज। एल्डर्स ने दरअसल कई पेड़ों पर एक डिवाइस सेटअप किया था जो हवा के मदद से भूतिया आवाज निकलता है, ताकि उन्हें वुड से दूर रखा जा सके। उन्होंने ये सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि कई वर्ष पहले वो किसी डार्कनेस से गुजरे थे, जो वो नहीं चाहते थे कि उन्हें भी उसका सामना करना पड़े। अब हम जब रोल बैक करते तो हमें कुछ कुछ समझ आने लगता है। लूशियस के पहली बार फॉरबिडन वुड जाने पर जो कोई महसूस हुआ था वो एल्डर्स में से ही कोई था, और उसके ठीक अगले दिन भी वो क्रीचर भी एल्डर्स में से कोई था। इसीलिए आइवी वो मैजिक रॉक फेंक देती है, क्योंकि वो बस साधारण पत्थर थे फिंटॉन और क्रिस्टोफ को फुसलाने के लिए, ताकि दोनों उसके साथ चल सके। पर कुछ क्लाइमेक्स रिवील होने के बाद अब और भी सवाल उठने लगते हैं कि अगर क्रीचर्स एल्डर्स ही थे पोशाक में, तो सेरेमनी के दौरान गाँव में हड़कंप करने वाला कौन था, क्योंकि सारे एल्डर शादी में मौजूद थे। इसलिए अगर आप गौर करोगे तो जब उन्हें खबर मिलती है कि क्रीचर गांव में घुस आया है, तो सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि उनमें से कोई भी नहीं है। तो आखिर ये क्रीचर है कौन? और हमें ये समझ आता है कि एल्डर्स को गांव वालों के सामने एक्टिंग करना तो बनता है, पर उस अटैक के बाद एलिस और एडवर्ड एक दूसरे में ही चिंतित क्यों दिखाई दे रहे थे? वहीं उस अटैक में जब एल्डर क्रीचर बनकर गाँव को डराते हैं, ठीक लूशियस के फॉरबिडन वुड्स में जाने के बाद, उस घटना में कोई जानवर स्किन क्यों नहीं मिलता? बाकी में कैसे दिखाई दिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि अर्बन लेजेंड ने सच में असल रूप ले लिया है? सबसे जरूरी बात कि उस ब्लैक बॉक्स में आखिर है क्या? एडवर्ड कौन से डार्कनेस के बारे में बात कर रहे हैं? और आखिर में कि एडवर्ड का एक नेत्रहीन कोई टाउन में भेजने का असल कारण क्या था? ये सब प्लॉट आगे रिवील होगा। एडवर्ड ने उस पल आइवी को पूरा गाइडेंस शेयर किया था कि कैसे फिंटॉन और क्रिस्टोफ सिर्फ उसे कुछ दूर तक एस्कॉर्ट करेंगे। उसके बाद उसे अकेले नदी की आवाज को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना होगा, और आधे रास्ते पहुंचने पर उसे एक हिडन रास्ता भी मिलेगा जो उसे टाउन की तरफ ले जाएगा। एडवर्ड उसे प्रिस्क्रिप्शन की पर्ची और सोने का घड़ी भी देते हैं मेड्स का भुगतान करने के लिए। टाउन एंटर करते ही उसे काम खत्म करके जल्द से जल्द लौटना होगा, और कुछ भी हो जाए उसे उनके लोकेशन और जानकारी के बारे में किसी को नहीं बताना है। एडवर्ड दिल पर पत्थर रखकर कहते हैं कि ये बोझ उसे अकेला सहना होगा, क्योंकि ये उसका कर्तव्य है अपने लूशियस के लिए। जिसके तुरंत बाद एडवर्ड एलिस को आइवी को मेड्स के लिए भेजने का खुशखबर देता है, ताकि उसके बेटे को बचाने की कोशिश किया जा सके। उनके अनुसार वो कम से कम ये तो कर ही सकते हैं, क्योंकि शादीशुदा होने के कारण वो उन्हें अपना प्यार नहीं दे सके। एलिस ने खुद भी हार मान ली थी, पर ये खबर सुनने के बाद उनमें थोड़ी जान आ जाती है। हालांकि उन्हें अब बेचारी आइवी के लिए चिंता होने लगती है। अब एडवर्ड तुरंत अपने डिसीजन के बारे में एल्डर्स को आगाह करता है, पर उन्हें उनका ये निर्णय जरा भी पसंद नहीं आता, क्योंकि उनके इतने सालों की मेहनत अब पानी में मिल जाएगी। पर एडवर्ड याद दिलाते हैं कि आखिर इस शपथ का क्या ही फायदा, क्योंकि वो कब तक जिंदा रहेंगे इसे कायम रखने के लिए? लूशियस और आइवी जैसे लोग इसे कायम रख सकते हैं, और अगर वो ही जिंदा नहीं रहेंगे तो इन सब का क्या फायदा? क्या वो कभी मासूम कहलाएंगे अगर वो ऐसा नहीं करता जिसके पीछे उन्होंने टाउन छोड़ दिया? उन्हें आइवी पर पूरा भरोसा है कि वो सही सलामत जरूर लौटेगी, और मूवी अब आइवी की तरफ मुड़ जाती है, जो अकेली होने के कारण घबराने लगती है। हालांकि उसे अब पता है कि क्रीचर एग्जिस्ट नहीं करता, पर जंगलों से ठीक वैसे ही आवाज आ रही होती है जैसा एल्डर्स ने कहा था कि क्रीचर्स इर्द गिर्द मौजूद होने पे करते हैं। पर वो हिम्मत नहीं हारती और अगली सुबह तुरंत नदी की आवाज सुनते सुनते आगे बढ़ती है। पर कुछ आगे बढ़ते ही वो एक विशाल गड्ढे में गिरते गिरते बच जाती है। आइवी अब एकदम मैली और थकी आ रही गड्ढे के ठीक बगल में एक गिरा हुआ पेड़ के नोक से बचते हुए आगे बढ़ती है, पर अब फिर से उसे वही ग्राउलिंग की आवाज सुनाई पड़ती है। आइवी खुद को दिलासा देने की कोशिश करती है कि क्रीचर सच में नहीं है, पर उसे याद आता है कि एडवर्ड ने यह भी कहा था कि किसी समय में क्रीचर एग्जिस्ट किया करता था, और जिसका उसे डर था वही होने लगता है, क्योंकि जब वो कंफर्म करने के लिए एक टहनी की तोड़ने की आवाज निकालती है तो उसे इन रिटर्न वैसे ही आवाज सुनाई पड़ती है। पत्थर फेंकने पर भी उसे फिर से एक और रिस्पॉन्स मिलता है। आइवी अब बुरी तरह से कांपने लगती है, क्योंकि उसे क्रीचर के नजदीक होने की भनक लग जाती है, और वो डर के मारे भाग पड़ती है। पर बेचारी को कोई खबर नहीं, और वो थकी हारी लाल जामुन के ढेर में दम लेने के लिए रुक जाती है। पर जैसा कि एल्डर्स ने उन्हें समझाया था कि लाल रंग क्रीचर को अटैक के लिए अट्रैक्ट करता है,
क्रीचर ठीक उसके पीछे घात लगाए खड़ा होता है, यानी कि क्रीचर सच में एग्जिस्ट करते हैं। आइवी तुरंत पेड़ के पीछे छिप जाती है, पर वो वहाँ भी पहुँच जाता है। उसे अब कुछ समझ नहीं आता, इसलिए सीधे जान के लिए भाग पड़ती है, पर वो क्रीचर गुस्से में फिर से ग्राउल करता है और वो डर के मारे वहीं फ्रीज हो जाती है। और देखते ही देखते क्रीचर सीधे आइवी की तरफ चार्ज करता है, पर लकीली आइवी पहले अटैक में बच जाती है, इसलिए वो मौका देखकर भाग पड़ती है। लकीली उसी गिरे हुए पेड़ से टकराने पर उसे याद आ जाता है कि इसी के बगल में वो गड्ढा है। अब आइवी के दिमाग में तुरंत एक शातिर प्लान चमकता है और वो जैसे क्रीचर को लालच देते हुए वहीं बाहें फैलाए गड्ढे के कुछ पहले ही खड़ी हो जाती है। क्रीचर बिना सोचे समझे सीधे आइवी की तरफ चार्ज करता है और आइवी सही मौके पर हटकर क्रीचर सीधे गड्ढे में गिर जाता है और मूवी गांव की तरफ मुड़ जाती है, जहां एल्डर्स को पता चलता है कि नोआ क्वाइट रूम से भाग गया और वहां पड़े फेदर्स और कोई सीक्रेट कंपार्टमेंट खुला पाने के बाद उनकी होश उड़ जाते हैं और अब मूवी का दूसरा क्लाइमेक्स रिवील होता है। दरअसल उन हिडन कंपार्टमेंट में क्रीचर का सूट रखा हुआ था और उन फर्स को देखने के बाद एल्डर्स को अंदाजा लग गया कि उनके अलावा जो क्रीचर बनकर लोगों को डरा रहा था वो और कोई नहीं बल्कि नोआ ही था। और मूवी का सीन फिर से उस गड्ढे की तरफ मुड़ते हुए कंफर्म हो जाता है कि ऑल अलोंग नोआ आइवी को मारने के पीछे था। उसके सूट को लोगे वही फर्स को देखकर साफ समझ आता है कि वही है जो जानवर को मारकर उन्हें स्किन करके उनके फेदर्स को क्वाइट रूम में छिपा देता था। इससे अब जब ऑडियंस रोल बैक करते हैं तो हमें अब सब समझ आने लगता है कि नोआ को शुरुआत से सूट के बारे में पता था, जिसका क्लू हमें मूवी की शुरुआत में दिखाए उस रिफ्लेक्शन से समझ आ सकता है, जो और कोई नहीं बल्कि नोआ ही था। इसीलिए उसके ठीक बाद फ्यूनरल सेरेमनी के दौरान जब एल्डर्स बच्चों को डराने के लिए क्रीचर्स का झूठा ग्राउल निकालते हैं तो नोआ खुश नजर आ रहा था, क्योंकि शायद उसे ये सब एल्डर्स का एक खेल लग रहा था कि गेम अब शुरू होने वाला है। इसीलिए आवाज के थमने पर वो निराश भी हो गया। उसे क्वाइट रूम में भी सूट होने का पता इसलिए मालूम पड़ा क्योंकि उसके मस्ती करने पर उसे हमेशा वहीं लॉक किया जाता था, जिसका क्लू हमें उस सीन से पता लग सकता है जब आइवी ने भी उसे डराने के इरादे से क्वाइट रूम में लॉक कर देने की धमकी दी थी। दूसरा क्लू के उस समय जब लूशियस के कन्फेशन करने पर एडवर्ड उनकी तरफ बढ़ते हैं, तब हम नोआ को एडवर्ड को कुछ कहने के लिए बढ़ता देख सकते हैं। शायद वो उस समय भी इसे गेम समझकर उन्हें कुछ कहने जा रहा था। वही है जिसने मैरिज रिसेप्शन के दौरान वो अटैक किया, क्योंकि सिर्फ वही है जो सेरेमनी में मौजूद नहीं था। एल्डर्स को नोआ के इस हरकत के बारे में पता नहीं था, इसीलिए वो इतना चिंतित होने लगे थे। हालांकि उस वाले घटना में एल्डर्स ही थे, सिंस नोआ उनके साथ मौजूद था। इसीलिए उस घटना के बाद उन्हें कोई स्किन्ड एनिमल्स नहीं मिला। वो मेंटली डिफरेंटली एबल्ड होने के बावजूद काफी स्मार्ट था, क्योंकि अगर आप नोट करोगे तो उसे एल्डर्स के बताए क्रीचर की सारी जानकारी अच्छे से याद थे, जैसे कैसे क्रीचर अटैक करने से पहले शिकार की नकल करता है उन्हें टॉर्चर करने के लिए। इसलिए उस दौरान आइवी के टहनी तोड़कर और पत्थर को फेंक कर आवाज करना नोआ ने एग्जैक्टली वैसे ही रिटर्न में रिस्पॉन्ड किया था, उसे मारने से पहले मेंटली तोड़ने के लिए, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पाया कि आइवी को लूशियस पसंद है। पर कहा गया है कि जैसे को तैसा गड्ढे में गिरने से शायद उसे सिर पर सीवियर चोट लग जाती है, इसलिए तड़पते हुए वहीं दम तोड़ देता है। और आइवी को भी कभी पता नहीं चलता है कि वो क्रीचर दरअसल नोआ था। आइवी बिना समय वेस्ट किए आगे बढ़ती है और कुछ डिस्टेंस कवर करने पर लकीली उसे वो पक्का सड़क मिल जाता है। उसे याद आता है कि एडवर्ड ने कहा था कि उसे किसी को भी उनके बारे में पता नहीं लगने देना है, इसलिए सिवाय उस पर्ची और वॉच के सब कुछ वहीं छोड़कर टाउन पहुंचने के लिए दीवार फांदने पड़ती है। और सीन फिर से कट होकर लूशियस की तरफ मुड़ जाती है, जो अब भी अपने जान के लिए लड़ रहा होता है। एल्डर्स पहली बार इस बुरे परिस्थिति में रूम को लॉक करके उस मिस्टीरियस बॉक्स को खोलने पड़ते हैं और उनमें से कुछ न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स और पिक्चर्स निकालने के बाद और आइवी के टाउन एंटर करने पर ऑडियंस के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे कार देखने के बाद मूवी का एक और क्लाइमेक्स रिवील होता है। दरअसल एल्डर्स एक वेल्दी फैमिली से मेट्रोपॉलिटन सिटी रहा करते थे, पर उन सभी ने टाउन में रहकर अपनों को किसी न किसी घटना में खो दिया। जैसे कैसे एक समय मिसेस क्लार्क ने आइवी को बताया कि कैसे एक हत्यारे ने उसकी छोटी बहन का रेप करके जान ले ली। एलिस जब लूशियस को रिवील करती कि कैसे उसके पिता को पैसों के लिए कुछ लोगों ने मार दिया। एडवर्ड जब आइवी से शेयर करती कि कैसे किसी गैंग ने पैसों के खातिर उनके पिता की जान ले ली और बाकी सभी ने भी अपनों को पैसे या ड्रग के नशे में खो दिया। वो सभी पैसों से भूखे इस न्यू जनरेशन टाइमलाइन से दूर निकलना चाहते थे। तभी एडवर्ड के दिमाग में ख्याल आया इस भीड़ भाड़ जिंदगी से दूर रहने का, इसलिए सभी ने एक साथ मिलकर अपनी संपत्ति बेचकर ये नया सोसाइटी खड़ा करने का तय किया और शपथ ले ली कि वो टाउन कभी नहीं लौटेंगे। और ऐसी मनगढ़ंत क्रीचर की कहानी बनाई ताकि उनके बच्चों के दिमाग में टाउन जाने का विचार ना आए। मॉडर्न कार को देखने के बाद हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये 18वीं सदी नहीं
नहीं बल्कि 19वीं सदी है। एडवर्ड ने जानबूझकर अपने सोसाइटी के टाइमलाइन को पीछे मोड़ दिया ताकि वो अपने बच्चों को मॉडर्न डे टेक्नोलॉजीज जैसे टीवी और वेपन जैसे जानकारी से दूर रख सके, जिसके कारण आज की जनरेशन का ये हालत है। इसीलिए एल्डर्स ने अपने पूरे रहने सहने को भी ऐसे ढाला कि उनके बच्चों तो को क्या ऑडियंस को भी एंड तक पता ना चले। इसीलिए अगर आप गौर करोगे तो मूवी की शुरुआत में एडवर्ड का वो स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट का मतलब यही था कि क्या उन्होंने सही निर्णय लिया यहाँ बसकर, क्योंकि ऐसा बसने के कारण उन्हें बड़ी कुर्बानी भी देनी पड़ी, क्योंकि बिना मेड सप्लाई के उन्होंने कितनों को ही खो दिया। मिस्टर निकलसन भी इसलिए उस समय ऐसा कहते हैं क्योंकि उन्होंने टाउन ही इसलिए छोड़ा था क्योंकि वहाँ उन्हें खुशी नहीं मिल रही थी, पर यहाँ आकर भी दुख ने उनका पीछा नहीं छोड़ा, सिंस उन्होंने इकलौते परिवार को भी बीमारी में खो दिया। यही सेम हालत एडवर्ड का भी है, इसलिए वो आईवी से ऐसा कहते कि वो उसकी नजर में फेलियर साबित हुए, क्योंकि अगर आज वो टाउन में होते तो शायद ट्रीटमेंट की मदद से आईवी देख पाती। सीन अब आईवी की तरफ मुड़ते हुए एक यंग रेंजर से ऑडियंस को पता चलता है कि एल्डर्स दरअसल एनिमल सेंचुरी में रह रहे हैं जहां इंसानों को जाना अलाउड नहीं है। उसे जब पता चलता है कि आईवी एनिमल सेंचुरी से आई है तो वो हैरान हो जाता है। वो उसके बातों से और कंफ्यूज होने लगता है क्योंकि भोली आईवी को कार के बारे में भी पता नहीं होता, इसलिए वो कार के आवाज से डर जाती है। वो आईवी से उसके बारे में जानने की कोशिश करता है, पर आईवी जाहिर तौर पर उसे कुछ ज्यादा नहीं बताती, पर उसे रेंजर में काइंडनेस नजर आती है, इसलिए उसे मेड्स के लिए मदद की भीख मांगती है। रेंजर मदद के लिए अपने सीनियर को रिपोर्ट करने ही वाला होता है कि एन मौके पर रुक जाता है क्योंकि उसे आईवी पर तरस आने लगता है, इसलिए उसे वहीं रोककर अपने ऑफिस इमरजेंसी सप्लाई से मेड्स लाने पड़ता है। ऑडियंस को उसके सीनियर के न्यूज़पेपर से पता चलता है कि आज भी कुछ नहीं बदला, हर तरफ अब भी लालच के पीछे खून खराबा चल रहा है। उसका सीनियर बातों बातों में सलाह देता है कि उसे सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना है और किसी गलत को मदद करने के बहकावे में नहीं आना है, क्योंकि इस सेंचुरी को प्रोटेक्ट करना उनका टॉप मोस्ट काम है जहाँ प्लेन्स तक को उड़ना अलाउड नहीं है। पर यंग रेंजर सीनियर के नजरों से बचकर नीडेड मेड सप्लाईज गायब करके तुरंत निकल जाता है और उसके आईवी को देते ही वो तुरंत गांव के लिए निकल पड़ती है। लूशियस अब भी अपनी जान के लिए लड़ रहा होता है और तभी एल्डर्स को खबर मिलती है कि आईवी सही सलामत लौट आई है और उसने क्रीचर को भी मार गिराया है। ये सुनते ही नोआ के माता पिता को समझ जाता है कि उनका बेटा अब नहीं रहा। एडवर्ड ऐलान करता है कि वो नोआ को सही तरह से श्रद्धांजलि देगा और सभी को यही जानकारी दी जाएगी कि उसकी मृत्यु क्रीचर के कारण हुई, जिससे अगली बार और कोई भी वुड्स में जाने की सोचेगा भी नहीं, जिससे उनकी लेगेसी बनी रहेगी और वो अपनी जिंदगी यहाँ कंटिन्यू कर सकेंगे अगर वो चाहे तो। ये एडवर्ड का बाकी एल्डर्स के लिए सवाल होता है, इसलिए सभी एल्डर्स हामी में साथ देते हैं और मूवी आईवी का लूशियस को हक करते हुए खत्म हो जाती है। वेल, अगर आपको लग रहा होगा कि मूवी यहाँ खत्म हो गई है तो आई प्रॉमिस यू यू आर इन फॉर अ सरप्राइज, क्योंकि मूवी के एंडिंग से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अंत में लूशियस जरूर बच गया होगा। वहीं आईवी का सफलता के साथ मिशन से लौटना और खास करके उसका ब्लाइंड होना एल्डर्स के लिए फायदेमंद रहा, क्योंकि अब वो अपनी कहानी जारी रख सकते हैं। सिंस एडवर्ड का आईवी को सब रिवील करने के बावजूद उसका क्रीचर से सामना होने से उसे अब लग रहा होगा कि सच में भी क्रीचर्स एरिया को हॉन्ट कर रहे हैं, सिंस उसे कभी पता ही नहीं चला कि वो नोआ था, जो सिर्फ एल्डर्स को पता है। ऊपर से नोआ का क्रीचर के हाथ मारे जाने की झूठी कहानी और भी उनके आने वाले संतानों को टाउन से दूर रखने में मदद आएगी। पर इसके अलावा अब भी कई अनसॉल्व्ड एक्स्ट्रा पजल्स बाकी हैं, जो शायद ही कुछ व्यूअर्स को जानना हो, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन कुछ ज्यादा ही खिंच गई। इसलिए टू सेव टाइम मूवी का प्राइमरी क्लाइमेक्स यही एंड हो जाता है। पर अगर आपको इसके बिहाइंड द सीन और भी सारे डीप प्लॉट्स को समझना है तो इसका तीसरा पार्ट का लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।